ठीक है, कल मैंने कैटालिसिस पढ़ाया था। बहुत सिंपल ही था, बस मेजर थ्योरी थी। उसमें से दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स छूट गए थे। मतलब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिए थे, बट उसको मुझे थोड़ा डिटेल में बताना था। तो मैं कैटलिस्ट का जो सॉलिड कैटलिस्ट होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बहुत सारे बताए थे। कैटलिस्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक है एक्टिविटी। जो कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है कि कितने अच्छे से एड्सॉर्प्शन हुआ है या कीमोसॉर्प्शन हुआ है। कीमोसॉर्प्शन इज एड्सॉर्प्शन जब केमिकल बॉन्ड साथ में बनते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि अगर हमारी रिएक्शन अच्छी हो तो कैटलिस्ट अच्छे से बॉन्ड बनाए रिएक्टेंट के साथ। और अगर वो अच्छे से बॉन्ड नहीं बनाएगा तो उसकी एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट के जो अपने बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ देता है। कैसे? कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ खुद बॉन्ड बना लेगा, रिएक्टेंट के अपने जो बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे और जिस वजह से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि कैटलिस्ट एक बहुत अच्छी एक्टिविटी दिखाए, और दिखाने के लिए वो क्या करता है, मॉलिक्यूल के साथ, रिएक्टेंट्स के साथ अटैच हो जाता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके वो केमिकल बॉन्ड बनाता है। ये जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो रिएक्टेंट के जो अपने बॉन्ड्स हैं उनको वीक कर देता है, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। दो रिएक्टेंट अपने पास दोनों रिएक्टेंट पास में आ जाते हैं। पास में आने के बाद उनकी कॉन्सेंट्रेशन उस पॉइंट पे ज़्यादा है, वो एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने के बाद प्रोडक्ट बनेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो प्रोडक्ट के साथ जो बॉन्ड्स होने चाहिए वो वीक होने चाहिए। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होने चाहिए। तो कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ तो बहुत अच्छे बॉन्ड्स बनाना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट के साथ बॉन्ड अच्छे नहीं बनने चाहिए। ठीक है, और उसका जो प्रोडक्ट के साथ बॉन्ड बनेगा उसकी कोई एफिनिटी नहीं होनी चाहिए टुवर्ड्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि इट शुड मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के साथ उसकी एफिनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बट shouldn't make strong bonds with प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। अगर प्रोडक्ट के साथ अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, कैटलिस्ट के साथ ही चिपका रह जाएगा और वो अलग नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि रिएक्टेंट अच्छे बॉन्ड बना ले और प्रोडक्ट अच्छे बॉन्ड्स नहीं बनाए, जिसकी वजह से प्रोडक्ट वहां से आराम से निकल जाए। ये तो जब हम लोग हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजनेशन इज अ रिएक्शन जहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं। तो जितने भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है वो उसमें जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो ग्रुप 5 से ग्रुप 11 के मेटल्स सब दिखाते हैं। ठीक है, और इनकी जो एक्सेप्शनल एक्टिविटी होती है वो ग्रुप 7 to 9 एलिमेंट्स, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और भी अच्छी एक्टिविटी दिखाते हैं, जैसे प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल। ये इनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है टुवर्ड्स गैसियस रिएक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस छोटी सी चीज़ थी जो कि मुझे थोड़ा सा बताना था। सिलेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैटलिस्ट बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं। द सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज द एबिलिटी टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू ईट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो सिलेक्टिविटी होती है कैटलिस्ट की वो डिफाइन करती है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। कैटलिस्ट डिफाइन कर सकता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसे मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर कैटलिस्ट तुम चेंज कर दोगे तो हो सकता है प्रोडक्ट कुछ और बन जाए। तो यहाँ पे रिएक्शन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है वो कैटलिस्ट का काम होता है। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे 3 रिएक्शंस है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन। अगर तुम इसमें निकल डालोगे तो तुम्हारा मीथेन बन जाएगा। कॉपर जिंक ऑक्साइड और क्रोमिक एसिड डालोगे तो मिथेनॉल बन रहा है, और सिर्फ कॉपर डालोगे तो फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, तो 3 अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो रिएक्शन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है वो कैटलिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि कैटलिस्ट क्या देता है, एक नया पाथवे देता है। और जब वो एक नए रास्ते से लेके जा रहा है तो उसे लगता है कि ये प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पे स्टेबल हो रहा है, तो वो बना देता है। तो उसकी कोई सिलेक्टिविटी, उसकी बहुत ही अलग सिलेक्टिविटी होती है। ठीक है, जो कैटलिस्ट है वो ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो अगर तुमने सेम रिएक्टेंट लिया है, अलग अलग कैटलिस्ट डाले तो अलग अलग प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, thus it can be inferred that the action of a catalyst is highly selective in nature। और जो एक्शन होता है कैटलिस्ट का बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव होता है। निकल की जगह तुम कोई और कैटलिस्ट डाल दोगे, ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन हो
हो सकता है कि तुमने कॉपर डाल दिया तो वो कुछ और प्रोडक्ट दे देगा, वो रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करेगा, वो रिएक्शन को किसी और डायरेक्शन में लेके चल जाएगा। सो कैटलिस्ट आर एक्सट्रीमली सिलेक्टिव एंड एक्सट्रीमली स्पेसिफिक इन नेचर, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक और सिलेक्टिव होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से एंजाइम होते हैं। कैटलिस्ट जो लैब में जो कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं जैसे प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सारे जो मेटल यूज़ किए जाते हैं और इनके सॉल्ट्स यूज़ किए जाते हैं, ये उतने ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं होते जितने ज़्यादा सिलेक्टिव एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो बहुत ही सिलेक्टिवली या स्पेसिफिकली रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स भी आज हमारा टॉपिक है, आज हमें कैटालिसिस करना है, तो एंजाइमेटिक कैटालिसिस भी हम लोगों को करना है, ठीक है, तो वो करेंगे। कुछ प्रोसेसेस थे जो मैंने कल यहाँ पे चिपकाए नहीं थे, तो मैंने आज यहाँ पे लगा दिए। हेबस प्रोसेस जो कल मैंने बहुत बार बताया था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म अमोनिया। यहाँ पे फाइनली डिवाइडेड आयरन डाला जाता है, ठीक है, मोलिब्डेनियम Al2O3, दे आर एक्ट एज प्रमोटर्स और दीज आर द 200 बार प्रेशर एंड 723 से 773 टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है अमोनिया बनाने के लिए। अमोनिया का यूज़ फर्टिलाइजर्स में होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बनाने में होता है। सो हेबर प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ऑसवर्ड प्रोसेस। ऑसवर्ड प्रोसेस से हम लोग नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। इसके अंदर हम लोग प्लेटिनाइज एस्बेस्टॉस डालते हैं और टेम्परेचर तुम्हें दिख ही रहा है। नेक्स्ट इज कॉन्टेक्ट प्रोसेस, यहाँ पे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 और प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस ही यूज़ होता है। जनरली तुम देखोगे तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ही लिखा होगा मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में। यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए SO2 को SO3 में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे ओलियम में कन्वर्ट करते हैं एंड देन फाइनली उसको डाइल्यूट करके सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। थ्योरी ऑफ हाइड्रोजनस कैटालिसिस मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे एड्सॉर्प्शन बहुत ज़्यादा काम आता है। पहले मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ होके कैटलिस्ट के पास जाते हैं, फिर वो एड्सॉर्ब होते हैं, फिर वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद फिर वो रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट डिफ्यूज़ होके बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब आज हमें करना है थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं बताना चाह रहा था क्योंकि इसमें एक डेरिवेशन है, वही डेरिवेशन एंजाइम्स वाले टॉपिक में यूज़ होगी और सेम ही डेरिवेशन यहाँ पे भी यूज़ होगी, तो आई थॉट कि 2 बार बताऊंगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है? होमोजीनियस कैटालिसिस या होमोजीनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जहाँ पे सारे रिएक्टेंट्स अलॉन्ग विद द कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज, या तो सारे ही एक्वस फेज में होंगे या सारे ही गैस फेज में होंगे या सारे ही सॉलिड फेज में होंगे। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग होमोजीनियस रिएक्शन बोलते हैं और इसी रिएक्शन में कैटलिस्ट का भी जो फेज है वो भी सेम हो जाता है, तो उसको हम लोग होमोजीनियस कैटालिसिस बोलेंगे। अब क्या है होमोजेनियस कैटालिसिस में? बेसिकली हम लोग एसिड बेस्ड कैटालिसिस पढ़ेंगे। जैसे कोई भी रिएक्शन हो रही है जिसमें एसिड डाल दिया, ठीक है, वो जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होता है। एस्टर का हाइड्रोलिसिस हम लोग एसिड की प्रेजेंस में करते हैं और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन एसिड की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। जो मैंने तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2-3 रिएक्शंस पढ़ाई थी जहाँ पे हम लोगों ने कैटलिस्ट देखा था। H+ रिएक्शन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, मतलब जाता है, वो रिएक्ट करता है, लास्ट वाले स्टेप में H+ बाहर भी निकल जाता है। सो दैट वाज एसिड या बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस होती हैं। एल्डोल कंडेंसेशन होती है। एल्डोल कंडेंसेशन इज बोथ एसिड एंड बेस कैटलाइज्ड। ये सारी जो एक्वस मीडियम में जो रिएक्शंस होंगी वो होमोजेनियस कैटालिसिस के अंदर आ जाती है। ओके, सो मूविंग अहेड, यहाँ पे क्या है? दिस कैटालिसिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या बनता है? इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी पे है, ठीक है। तो ए और बी, ए बी दे रहा है, ठीक है। ए क्या है? रिएक्टेंट है। बी क्या है? रिएक्टेंट है। और वो हमें प्रोडक्ट दे रहा है ए बी, वेयर पी इज योर कैटलिस्ट। तो अब ये कैटलिस्ट क्या करेगा? कैटलिस्ट जैसे हम लोगों ने हेट्रोजीनियस एड्सॉर्प्शन थ्योरी में पढ़ा कि कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ अटैच हो जाता है और एक क्या बनाता है? इंटरमीडिएट बनाता है। सो ए और जो ये कैटलिस्ट पी है ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एक इंटरमीडिएट बनाएंगे। दिस इज योर इंटरमीडिएट ए पी और इसके ऊपर एस्टेरिक्स हम लोगों ने लगाते हैं। एस्टेरिक्स लगा दो, हैश लगा दो, जस्ट टू शो देम कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, ये एक्टिवेटेड कंपाउंड है। Then this activated compound react with the other reagent or other reactant and will form the product AB और catalyst बाहर निकल जाएगा। तो catalyst क्या हुआ? रिएक्शन के अंदर घुसा, उसने रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ और पूरा का पूरा विदाउट एनी चेंज इन इट्स कॉम्पोजिशन, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज ना आते हुए वो बाहर निकल जाता है। बट मैंने तुम्हें ये भी याद कराया था, कल बताया था
कि कैटलिस्ट की केमिकल प्रॉपर्टी कोई चेंज नहीं होने वाली, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक कलर ज़रूर चेंज हो सकता है, उसके जो पार्टिकल का साइज़ है वो ज़रूर चेंज हो सकता है। तो ये छोटी-मोटी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी तुम्हारी कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई तो वो कंपाउंड ही अलग बन जाएगा, वो कैटलिस्ट की तरह काम उस पॉइंट पे नहीं करेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या कौन सी थ्योरी आ रही है? इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ इंटरमीडिएट बनाएगा। इंटरमीडिएट क्या होता है? रिएक्शन में बनते हैं और बन के फिर वो टूट जाता है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट। ये हमारी है स्टेडी स्टेट थ्योरी। तो अगर इंटरमीडिएट बन रहा है तो हम लोग स्टेडी स्टेट थ्योरी या स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो एक एग्जांपल लिया है C2H5OH विच इज़ योर इथेनॉल। इथेनॉल में H2SO4 डालेंगे तो हमारा ईथर बन जाता है एंड देन वाटर यहाँ पे रिलीज हो जाता है। तो इस रिएक्शन में H2SO4 एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। तो H2SO4 क्या करता है? C2H5OH H2SO4 के साथ रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड देगा C2H5HSO4, ठीक है, प्लस वाटर। अब ये जो इंटरमीडिएट है ये वापस C2H5OH के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे देगा और कैटलिस्ट एज इट इज बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ मैं एक बार तुम्हें यहाँ पे प्रॉपर्ली लिख के दिखा देता हूँ, अगर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आ रही। तो ये है CH3 CH2OH, H2SO4 है, तो H2SO4 की वजह से यहाँ पे H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये H2O बाहर निकाल देगा। ठीक है, यहाँ से ये H2O बाहर निकल गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और H2SO4 में से H प्लस अलग निकल गया, प्लस SO4 H नेगेटिव अलग निकल गया। तो ये OH और H ने तो क्या बना लिया? वाटर बना लिया। और ये CH3CH2 ऐसे ही रहेगा, CH3CH2 और SO4H यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसने ये आयन को इस तरीके से लिख दिया कि वो इंटरमीडिएट बन गया। अब नाउ दिस इंटरमीडिएट विल फर्दर डिकम्पोज CH3CH2OH। तो इधर से OH और इधर से H, ये वाटर निकल जाएगा, सॉरी ये HSO4 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेगा, H2SO4 वापस निकल जाएगा, H2SO4 और क्या बचेगा हमारे पास? CH3CH2, इसका ऑक्सीजन यहीं बचा है और वहाँ से ऊपर से CH2CH3। ठीक है, ये ईथर हमारा फिर से ईथर हमारा प्रोडक्ट में निकल गया और H2SO4 पूरा का पूरा एज इट इज रिएक्शन से बाहर निकल गया, मतलब इट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट एंड दिस इज योर C2H5HSO4 इज योर इंटरमीडिएट हेयर। ठीक है, एनी डाउट सो फार? ओके, अब हमें क्या करना है? इसका काइनेटिक्स के बारे में बात करनी है। एसिड और बेस कैटालिसिस हम लोग को देखना है। तो एसिड और बेस कैटालिसिस में जैसे मैंने बताया कि सब जो एसिड है, अगर मैंने जैसे पिछली वाली रिएक्शन में H2SO4 एसिड हम लोगों ने लिया है, वो ईथर का डायमराइजेशन कर रहा है, अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके ईथर बना रहा है। तो H2SO4 का दो काम है, वो कैटलिस्ट की तरह भी काम कर रहा है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है। सो एसिड क्या होगा? वाटर के अंदर सोल्यूबल है और वो कौन से फॉर्म में होगा? होमोजीनियस फॉर्म में ही होगा, सबका जो स्पेस है वो सेम रहेगा। अब जो रिएक्शन है वो एसिड से भी हो सकती है, बेस से भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन हम लोग कौन सी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक हम लोगों ने हाइपोथेटिकल रिएक्शन ली है कि S मेरा एक सबस्ट्रेट है जो कि HA एसिड है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके क्या बनाएगा? इंटरमीडिएट। जस्ट पीछे मैंने दिखाया कि सबस्ट्रेट कोई भी एक रिएक्टेंट और एसिड दोनों मिलके एक सबस्ट्रेट वो इंटरमीडिएट बनाएंगे, तो ये हमारा बन गया इंटरमीडिएट। ठीक है, और इंटरमीडिएट के साथ A नेगेटिव आ गया। अब ये इंटरमीडिएट क्या होगा? डिकम्पोज होगा, तो इसमें वाटर डालेंगे, K2 से यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा और H2O पॉजिटिव वापस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो HA है, HA यहाँ पे है कैटलिस्ट। ठीक है, अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो रिएक्शन को HA कैटलाइज कर रहा है या रिएक्शन को H पॉजिटिव कैटलाइज कर रहा है। HA का भी वही काम है जो H पॉजिटिव का काम है, समझ में आ रहा है? एसिड क्या होता है? प्रोटॉन ही कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस दे वो एसिड होता है। तो अगर तुम HA लिखो या H लिखो, या तो उसका पूरा फॉर्मूला लिखो, कंपाउंड को कोवेलेंट बना के लिखो, या फिर उसको आयनिक फॉर्म में लिखो, दोनों फॉर्म में वो एसिड है। तो तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि रिएक्टेंट
कैटलिस्ट का जो स्ट्रक्चर था वो HA था और फाइनली H3O पॉजिटिव निकल रहा है, तो ये तो कैटलिस्ट नहीं है, नहीं ये कैटलिस्ट है, क्योंकि मतलब क्या है H प्लस से, बस वो H प्लस अब क्या हो गया H3O पॉजिटिव से, सॉरी H2O के साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव देने लग गया। यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो अनदर पॉइंट टू बी नोटेड है कि रिएक्शन जब हम लोग करेंगे या जो उसका काइनेटिक्स हम लोग निकालेंगे, तो हो सकता है कि रिएक्शन में HA हमारा आ जाए, तो हमें पूरे जो सोल्यूशन लिया है उसमें जो HA है उसका कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, या हो सकता है कि H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना पड़े। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, वो अभी हम लोग देखते हैं एक एक करके। ठीक है, सो अब इस रिएक्शन में हमें काइनेटिक्स निकालना है, रेट लॉ निकालना है, तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का रेट क्या है, तो रेट हमें पता है कि हम लोग लिखते हैं रेट इज इक्वल्स टू dp/dt। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, अब प्रोडक्ट फॉर्मेशन फर्स्ट इक्वेशन में नहीं है, कौन सी इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन में प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट साइड पे है, तो क्या लिखेंगे K2 इंटू दी K2, और उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो किसकी आएगी, SH की आएगी और वाटर की आएगी। अब वाटर बीइंग अ सॉल्वेंट, वो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट क्या होता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट ही रहती है, तो वो K क्या है, रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट के साथ वो दूसरा कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट दे देता है, तो हम लोग H2O की कॉन्सेंट्रेशन कभी भी नहीं लिखते हैं। H2O नहीं, मतलब कोई भी सॉल्वेंट है, अगर वो सॉल्वेंट की तरह एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, चाहे वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे या ना करे। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू dp/dt, साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट का रेट बढ़ता है, मतलब प्रोडक्ट का पॉजिटिव में ही रहता है। रिएक्टेंट में माइनस करते हैं, R2 माइनस R1, वो नेगेटिव आ जाता है, कि रेट का डिकम्पोजिशन, वो रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज होता रहता है, तो इस वजह से रेट नेगेटिव आता है, और नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग प्रोडक्ट का निकाल रहे हैं, तो ये हमारी इक्वेशन आएगी, तो इसको मैं ले लेता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज माई इक्वेशन 1। नाउ इन इक्वेशन 1 हमें दिख रहा है कि जो रेट चेंज ऑफ प्रोडक्ट है वो डिपेंड कर रहा है SH पे, वेयर SH इज योर इंटरमीडिएट। अब रिएक्शन में इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन तो हम नहीं बता सकते कि कितनी है, वो तो इंटरमीडिएट बनता है, खत्म हो जाता है, हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिएक्शन में से हटाने की कोशिश करेंगे, इक्वेशन में से हटाने की कोशिश करेंगे। और अगर उसको इक्वेशन में से हटाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, टू रिमूव इंटरमीडिएट फ्रॉम rate law, we will use steady state approximation। हम लोग क्या यूज करेंगे, steady state approximation इस पॉइंट पे यूज करेंगे। now what is steady state approximation? steady state approximation बोलता है the rate of formation of intermediate is equal to rate of decomposition of intermediate। जिस स्पीड से इंटरमीडिएट बनता है उसी स्पीड से इंटरमीडिएट खत्म भी हो जाता है। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट बोलता है rate of formation of intermediate is equal to rate of decomposition of intermediate। और मैथमेटिकली अगर इसको मैं करना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ d/dt, रेट चेंज ऑफ इंटरमीडिएट I, और d/dt इंटरमीडिएट यहाँ पे हमारा क्या है, SH पॉजिटिव, ये क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, उसका रेट चेंज होगा ही नहीं, मतलब रेट चेंज जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जितनी स्पीड से, तो जितनी स्पीड से वो बनेगा उतने स्पीड से वो खत्म भी हो जाएगा, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो हमेशा ही कांस्टेंट होगी। ठीक है, सो d/dt of SH पॉजिटिव विच इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। अब हमें देखना है कि SH कहाँ यूज हो रहा है, तो मैं पहले एक काम करता हूँ, पहले ये सारी इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ। ये हो गया ऊपर वाला K1 और ये K-1, SH पॉजिटिव, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, प्लस H2O
यहाँ पे K2 लिया है, यहाँ पे मिलेगा हमें प्रोडक्ट प्लस H3 पॉजिटिव। तो ये दो हाइपोथेटिकल इक्वेशंस हम लोगों ने ले रखी है। ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा होगा SH कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। SH तो बहुत सारी जगह यूज हो रहा है। SH इस इक्वेशन में भी है, SH इस इक्वेशन में भी है और इस इक्वेशन में भी है। यहाँ पे तुम्हें इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिख रही होगी। एक रिएक्शन है फॉरवर्ड और एक रिएक्शन है बैकवर्ड, जिसके लिए -1 मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो रेट दोनों का सेम ही होगा। K1 और K-1 का रेट एक ही होता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी एक ही होगी। ठीक है, सिमिलर होगी। ठीक है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वी कैन एक्सपेक्ट कि सिमिलर ही होगी। ठीक है, तो हमारे पास 3 रिएक्शन है यहाँ पे। SHA क्या दे रहा है, SH दे रखा है, और SHA वापस S प्लस HA दे सकता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है और डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ D बाय, इधर ही लिख देता हूँ। तो ये तो है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट है तो मैं माइनस में लिखूंगा, माइनस ऑफ K2 SH पॉजिटिव। ठीक है, H2 लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि प्रोडक्ट साइड पे है, तो प्रोडक्ट साइड पे है तो K1 पॉजिटिव आएगा, SH। ठीक है, और इस वाली रिएक्शन में ये उल्टी साइड पे है, तो यहाँ पे मैं माइनस लिखता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास यहाँ पे। छोटा छोटा लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो पहले देखते हैं, ऊपर से लिख के चलते हैं कि S प्लस HA गिव SH पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट जब बनता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन पॉजिटिव लिखेंगे। तो यहाँ पे हो गया K1 SHA। फिर अब ये रिएक्टेंट के साइड पे आ गया, बैकवर्ड रिएक्शन ये कंसिडर करो, SHA प्लस A क्या दे रहा है, K माइनस दे रहा है। तो यहाँ पे K-1 SH पॉजिटिव A नेगेटिव। ठीक, और यहाँ पे भी ये रिएक्टेंट की तरह है, तो -K2 SH पॉजिटिव। ठीक है, अब आ गया। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, किसकी, इंटरमीडिएट की। तो अब इनको हम लोग 0 रखेंगे और हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि SH पॉजिटिव की वैल्यू क्या है। तो इसको कंबाइन करते हैं, K1 SHA। एक सेकेंड रुकना ज़रा, ये मेरे नेबर्स बड़ा शोर कर रहा है। सो कमिंग बैक टू आवर इक्वेशन, इस इक्वेशन को अब हम लोग रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे SH की। तो ये हो गया K1 SHA विच इज इक्वल्स टू, ये माइनस वाले को मैं दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ, SH पॉजिटिव A नेगेटिव प्लस K2 SH पॉजिटिव। यहाँ से मुझे SH पॉजिटिव कॉमन दिख रहा है, तो मैं SH पॉजिटिव कॉमन लेता हूँ, और ये हो जाएगा K-1 A नेगेटिव प्लस K2, और ये क्या है, K1 SHA है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि SH की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके इक्वल हो गई, K1 SHA डिवाइडेड बाय K-1 A नेगेटिव प्लस K2। ठीक है, सो SH की कॉन्सेंट्रेशन हमारी ये आ गई। मैंने इक्वेशंस को नंबर नहीं किया, मैं इक्वेशन को नंबर कर देता हूँ। ये वाली इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को मैं इक्वेशन 2 लिख देता हूँ, वैसे कोई खास इक्वेशन नहीं है। दिस इज योर इक्वेशन 3, और सॉल्व करके ये हमारे पास आ गया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है इक्वेशन 4। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ SH पॉजिटिव इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, ये 1। इक्वेशन 1 में हम लोग इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने पे हमें क्या मिलेगा, द रेट चेंज ऑफ प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या है, वहाँ पे कौन सा था, K2 था ना, K2
तो पहली सी था, फिर एस एच था, तो फिर K1 एस एच ए डिवाइडेड बाय K-1 ए नेगेटिव प्लस K2। तो ये हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ केसेस हमारे बन जाते हैं। ठीक है, अब केसेस क्या है कि हो सकता है ये वाला स्टेप स्लो हो और ये वाला फास्ट हो। ठीक है, हमारे कुछ अलग अलग से कंडीशंस आते हैं। तो जो दो मेजर कंडीशंस हमें करने हैं वो तो केस वन हम लोग लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, इधर ही लिखता हूँ मैं। सो केस वन अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जो K1 K-1 ए जो है वो काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू K2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस वन कि अगर मेरा जो K-1 है, जो इसका जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो बहुत धीरे हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या है, मतलब यहाँ पे K बैकवर्ड काफ़ी धीरे है एज कम्पेयर टू K फॉरवर्ड, K-1 के फॉरवर्ड से। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। उस केस में क्या होगा कि K1-1 ए नेगेटिव कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू K2। ठीक है, K2 के सामने K-1 ए नेगेटिव की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो नेग्लेक्टेड फील करेगा, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग। तो अगर मैंने K2 के सामने इसको करा तो इसकी अगर बहुत छोटी वैल्यू, तो छोटी सी वैल्यू को K2 में ऐड करने से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट K2 लिखेंगे। K2 के बाद K2 से कट जाएगा और हमारा रेट चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा, K1 एस एच ए के इक्वल आएगा। ठीक है, सो लेट मी राइट इट डाउन इन द नेक्स्ट पेज। dp/dt क्या था, K2 था यहाँ पे, भूल गया मैं, K1 एस एच ए डिवाइडेड बाय K-1 ए प्लस K2। दिस इम्प्लाइज कि K-1 को नेग्लेक्ट करना है। dp/dt is equals to K2 K1 एस एच ए डिवाइडेड बाय K2। K2 से K2 कटेगा और ये हमें बन जाएगा K1 एस एच ए। ठीक है, तो रेट किसके इक्वल आ गई केस वन में, K1 एस एच ए के इक्वल आ गया। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है जो रेट है वो सेकेंड ऑर्डर है। इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के ऊपर पूरा पूरा डिपेंड कर रहा है। साथ ही में वो एच इज योर कैटलिस्ट, और वो कैटलिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसको इक्वेशन को मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ। ये इक्वेशन 5 हो गया, इक्वेशन 5, दिस विल बी योर इक्वेशन 6। यहाँ से हम लोगों ने, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 हमें ये क्लियर हो गया है कि रेट इज सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ भी फर्स्ट ऑर्डर है, एंड एच ए कैटलिस्ट के साथ भी है। ठीक है, इस टाइप की रिएक्शन जहाँ पे जो रेट है वो कैटलिस्ट के ऊपर पूरा पूरा डिपेंड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल एसिड कैटलिसिस रिएक्शन। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे जनरल एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, या जनरल एसिड कैटलिसिस। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है वो कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और अगर हम लोग कैटलिस्ट नहीं डालेंगे तो वो फर्स्ट ऑर्डर ही होगा, सेकंड ऑर्डर वो बन जाएगा जब हम लोग एसिड डाल देंगे, और उसका रेट काफ़ी अच्छे अमाउंट से एनहांस हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज योर केस वन। नाउ केस टू क्या है, केस टू में हम लोग उल्टा ले लेते हैं कि K2 की वैल्यू बहुत कम है और K-1 ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उस केस में क्या होगा, तो केस टू हम लोगों ने लिया, केस टू
K2 की वैल्यू बहुत कम है एज कम्पेयर टू K-1A। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा नहीं रहा है, जितनी जल्दी से वो प्रोडक्ट बन रहा है उतनी जल्दी से वो बहुत ज़्यादा जल्दी से टूट रहा है। तो जो रिएक्शन होगी, जो ऊपर वाली होगी, जो फर्स्ट स्टेप होगा, वो एक्सट्रीमली स्लो होगा, वो बहुत ही ज़्यादा धीरे बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट थोड़ा सा बनेगा, 10 ग्राम बना, उसमें से 9 ग्राम वो वापस रिएक्टेंट में टूट जाएगा और 1 ग्राम वो प्रोडक्ट बनने में यूज़ होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तब क्या केस आता है? देन K2 can be neglected in comparison to K-1A। ठीक है, तो K2 क्या होगा, K-1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा dP by dt जो है वो बनेगा K2 K1 SHA डिवाइडेड बाय K-1। ठीक है, ये हमारा बन गया। तो ये हमारी नेक्स्ट न्यू इक्वेशन आ गई, जिसको हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन 7। ठीक, सो अब तो ये तो हमें बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर का दिख रहा है, एस भी है, एच भी है, ए भी है। ए ए तो नहीं होना चाहिए, ए नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब हमें पता है कि जो रिएक्शन है वो तो इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है। ठीक है, इक्विलिब्रियम की रिएक्शन थी, क्या था कि S प्लस एच ए वॉज गिविंग अस एस एच एंड ए नेगेटिव, ये दे रहा था। तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे जो ए नेगेटिव है उससे हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि ए नेगेटिव इज ऑल्सो एन इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट ना हो लेकिन एक बाय प्रोडक्ट है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हम लोग नहीं निकाल सकते। तो ए नेगेटिव को वहाँ पे छोड़ने की बजाय हम लोग उसको रिप्लेस कर देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो एस एच ए नेगेटिव डिवाइडेड बाय, सॉरी ये इक्विलिब्रियम नहीं लेंगे हम लोग, दूसरा इक्विलिब्रियम लेंगे। जो ए नेगेटिव है वो कहाँ से आ रहा है, वो एच ए से आ रहा है। तो एच ए क्या होता है, डिस क्या, हाँ सोनी तुम कुछ बोल रहे थे, बोलो फिर से। तो ए जो नेगेटिव है इसको हम लोग क्या करेंगे, एच ए से लेंगे और उसका जो इक्विलिब्रियम है उससे हम लोग डिसोसिएट करेंगे। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग के ए लेंगे, जो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दैट इज एच पॉजिटिव ए नेगेटिव डिवाइडेड बाय एच ए। ठीक है, ये हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखो यहाँ पे ए नेगेटिव और एच पॉजिटिव की जगह हम लोग के एच प्लस लिख सकते हैं। सो के ए अपॉन एच पॉजिटिव इज इक्वल्स टू ए नेगेटिव डिवाइडेड बाय एच ए। ठीक है, ये हमारी एक अलग से इक्वेशन आ गई। हमारे इसमें ए नेगेटिव भी है और एच ए भी है। ठीक है, तो नीचे मैं के ए लिखूंगा, एच ए पॉजिटिव ऊपर लिखूंगा। सो डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू के टू के वन एस एस इट इज रह जाएगा। ठीक है, एच ए डिवाइडेड बाई ए नेगेटिव कितना है, एच पॉजिटिव डिवाइडेड बाय -1 के। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। दिस इज योर इक्वेशन 8। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, इसको इक्वेशन को मैं फिर से लिखता हूँ, के टू के वन एस एच टू के वन एस एच पॉजिटिव एंड नीचे है K1 K-1 K। ठीक है, अब नाउ H पॉजिटिव क्या है, कैटलिस्ट है।
and its concentration would remain कांस्टेंट। कैटलिस्ट की तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो कांस्टेंट ही रहती है, बहुत कम अमाउंट में डालते हैं और जितनी अमाउंट में डालते हैं वो उतनी अमाउंट में हमेशा बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ऑल्सो एन इंटरमीडिएट। सेकेंड थिंग इज़ कि कैटलिस्ट जितना रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है वो पूरा का पूरा उतना वो वापस निकल जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो कैटलिस्ट है वो बार बार रिसाइकिल हो रहा है और वो उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन में वापस निकल जाएगा। तो जितना तुमने डाला है वो उतना ही तुम्हारा निकल जाएगा। तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी? सेम रहेगी, वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। ओके, सो डूइंग सो हम लोग क्या करेंगे, इसको dp बाई dt इसको हम लोग लिख देते हैं KHS, जहाँ पे KH जो है, पहले मैं इसको इक्वेशन का नंबर लिखता हूँ। दिस इज योर इक्वेशन 9, जहाँ पे जो KH है वो क्या है? K2 K1 H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय K माइनस 1 इंटू K। ठीक है, सो ये सारे के सारे कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर लो, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा लो, वो कांस्टेंट ही रहेगा। सो इस कांस्टेंट को हम लोगों ने क्या लिख दिया? इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, इस इक्वेशन को भी नाम देना पड़ेगा। ये इक्वेशन है 8, इक्वेशन 8। ठीक है, तो पहले मैं इक्वेशन 8 की बात करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 8 we can see that rate depends upon H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये क्या है? H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा है। इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हाइड्रोजन आयन कैटालिसिस। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन is considered as specific hydrogen ion catalysis। ठीक है, स्पेसिफिक क्यों बोला? क्योंकि हमारा सॉरी कैटेलिसिस। ठीक है, लेट मी अंडर इट, मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, स्पेसिफिक क्यों बोला? क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो कैटलाइज हो रही है H प्लस की वजह से, HA की वजह से ये कैटलाइज नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि HA हमारा रेट लॉ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। रेट लॉ में अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो H पॉजिटिव है। तो H पॉजिटिव ये रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाएगा। ठीक है, सो ये हमारा ये इक्वेशन हो गया और इससे हमें पता चल रहा है कि जो फ्रॉम इक्वेशन 9 ये हमें पता है दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन गई है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोगों ने ये लिखा है। ठीक है, और ये हमारा नया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि रुको, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसको के प्राइम लिखेंगे और के प्राइम इज इक्वल्स टू के एच पॉजिटिव। ठीक है, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। एक तो के प्राइम यहाँ पे लिख दिया, के प्राइम एस लिख दिया। तो के एच क्या है? K2 K1 K माइनस 1 K को हमने के एच ले लिया। ठीक है, और ये जो बाकी जो एच बचा है वो ये हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें पता है जो ये जो के प्राइम जो एक नया रेट कांस्टेंट है वो किसके इक्वल है? ये के एच इंटू एच पॉजिटिव के इक्वल है। ये एक हमारी इक्वेशन है, इसको मैं इक्वेशन 10 दे देता हूँ। ठीक है, ये है कैटालिटिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये जो के एच है इसका नाम है कैटालिटिक लिटिक कोफिशिएंट ऑफ
हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन है, उसके आगे जो उसकी वैल्यू है वो उसका कोफिशिएंट हो गया, और सिंस H प्लस कैटलिस्ट है तो इसका नाम रखा हुआ है कैटेलिटिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। इससे कुछ नहीं है, वो बकवास है ये सब, इसमें कुछ हमारा लेना देना नहीं है, बस हमें इसको दिखाना है। इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, इसको एक ग्राफ बनाएंगे इस इक्वेशन का। तो हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है के प्राइम एस, ये वाली इक्वेशन है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है के एच पॉजिटिव के। इंटू एस, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ये के प्राइम क्या है, के एच के इक्वल है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग वो लेंगे लॉग, तो लॉग के प्राइम एस इज इक्वल्स टू लॉग के एच इंटू एस प्लस लॉग एच पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको बस नॉर्मल लॉग के प्राइम एस इज इक्वल्स टू लॉग के एच एस माइनस पी एच करके हम ये इक्वेशन बना देंगे, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन गई y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की, ठीक है। x यहाँ पे पी एच है, और पी एच अगर मैं x लेता हूँ, अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ किसके बीच में, लॉग के प्राइम एस के बीच में और पी एच के बीच में ग्राफ बनाता हूँ, तो ये आएगा, स्लोप जो इसका होगा वो -1 के इक्वल आएगा, ठीक है। एंड जो ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट क्या होगा, लॉग के एच एस के इक्वल आएगा, ठीक है। फालतू की चीज़ें, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इन सबका। इंपॉर्टेंस यही है कि तुम कैटालिसिस में जो पीएच है उसका डिपेंडेंस देख सकते हो के प्राइम एस के साथ क्या है, ठीक है। बस ये जस्ट थ्योरी है, ठीक है, इसका कोई फर्दर कोई खास यूटिलिटी नहीं है, ठीक है। ये तुम्हें डेरिवेशन पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, याद करके पेपर में लिख के आनी, बस और कुछ नहीं करना इसका, ठीक है। तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। इस पे न्यूमेरिकल, इस वाली क्वेश्चन में न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा, इसका न्यूमेरिकल आता है एंजाइम कैटालिसिस में आता है, कि एंजाइम जो कैटालिसिस होती है उसमें भी सेम डेरिवेशन हम लोग को करनी है, और वो डेरिवेशन करके वो आएगा, उसका माइकल मेंटेन इक्वेशन है, माइकलस मेंटेन इक्वेशन है, वो उसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, उस पर बहुत न्यूमेरिकल आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। एंजाइम कैटालिसिस वाले में यहाँ पे कोई खास न्यूमेरिकल नहीं आएगा। हाँ, अब न्यूमेरिकल तो हर चीज़ के ऊपर बन जाएंगे, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और वैसे भी ये सिलेबस में है नहीं तुम्हारे। चले फिर आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एंजाइम कैटालिसिस पे। एंजाइम कैटालिसिस में क्या है कि एंजाइम होते क्या है, सो एंजाइम्स आर कंसिडर्ड एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट। बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं, बायोकेमिकल क्यों बोलेंगे, क्योंकि है तो ये केमिकल्स ही, बट ये किस में, एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसे बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोला जाता है। हमारी बॉडी की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो एंजाइम ही कराते हैं। एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन विच कैन कैरी आउट सम रिएक्शन, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, कोई रिएक्शन करवा सकते हैं। सो प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स
एक लॉन्ग चेन होती है अमीनो एसिड की। ये अमीनो एसिड के पास क्या होता है, एक एक्टिव साइट होती है। इन एंजाइम का स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा चेन ऐसे ऐसे घूमी होती है। यहाँ पे बीच में एक छोटी सी साइट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, ये जो एक्टिव साइट है यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन होना पॉसिबल होता है। तो कोई भी जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की इस सॉरी कोई भी एंजाइम है उसके पास बहुत सारी साइट्स होती हैं, उसमें से एक मेन साइट होती है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट वो साइट होती है जहाँ पे रिएक्शन होगा। तो एंजाइम के पास सबस्ट्रेट आएगा, सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट के अंदर फिट बैठेगा, फिट होगा तभी जाके वो रिएक्शन होगी, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, एंजाइम्स आर एक्सट्रीमली सिलेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास हेक्सेन अगर 1 2 3 4 5 6 अगर तुम्हारा हेक्सेन उसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो हेक्सेन का कोई और आइसोमर उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ये रिएक्शन कर सकते हैं, ये रिएक्शन नहीं कर सकता। तो सबस्ट्रेट में ज़रा सा भी चेंज वो रिएक्शन को होने नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस होती हैं वो एक्सट्रीमली सिलेक्टिव होती है। ठीक, बाकी एंजाइम्स तुम लोगों ने पहले भी पढ़ रखे होंगे तो तुम्हें पता ही होगा। अब एंजाइम की कौन एग्जांपल्स तुम्हें कुछ याद रखने हैं, जैसे इन्वर्जन ऑफ शुगर केन, केन शुगर। तो केन शुगर जो चीनी होती है, सुक्रोज होता है, उसका इन्वर्जन होता है कैसे, ग्लूकोज को हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड इन्वर्टेस। एंजाइम के नाम के आगे हम लोग एज लगा देते हैं। ठीक है, तो किसी भी हर एंजाइम के पीछे एज लगा होगा। तो ये जो नाम होते हैं ये उनके काम के बेसिस पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ शुगर हो रहा है। तो जो शुगर केन है उसका जो रोटेशन है वो हो सकता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो, और जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज टोटल जो सोल्यूशन है वो लीवो रोटेटरी होगा। तो यहाँ पे जो उनकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो कम्प्लीटली चेंज हो रही है, तो इसको हम लोग इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। इन्वर्ट शुगर क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इक्विमोलर सोल्यूशन को हम लोग इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। और ये जो इन्वर्जन है वो किसकी वजह से हो रहा है, एक एंजाइम की वजह से हो रहा है, तो इस एंजाइम का नाम ही रख दिया इन्वर्टेस। ठीक है, तो ये एक एंजाइम है जो रिएक्शन को शुगर केन को केन शुगर को हाइड्रोलाइज करता है। अनदर एग्जांपल इज ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। तो ग्लूकोज क्या होता है, इथाइल अल्कोहल मतलब इथेनॉल में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ग्लूकोज में जाइमेज डालेंगे और ये इथाइल अल्कोहल में उसको कन्वर्ट कर देगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो नाम होता है या तो उनके काम के बेसिस पे रखा जाता है या जहाँ से वो निकले हैं उसके नाम पे रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। स्टार्च भी क्या होती है, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। माल्टोज इज आल्सो शुगर और इसका नाम है डायटेज। इस तरीके से माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए उसका नाम माल्टेज रखा हुआ है। यूरिया को डिकम्पोज करने के लिए यूरिएज लिखा हुआ है। और हमारे स्टमक में पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। तो प्रोटीन होती है बहुत बड़ी बड़ी चेन, 1000 2000 अमीनो एसिड की चेन होती है, उनको पेप्टाइड्स मतलब छोटी छोटी अमीनो एसिड की चेन्स में तोड़ देना, उसका उसके लिए एंजाइम होता है पेप्सिन, जो कि हमारे स्टमक मतलब पेट के अंदर होता है। ठीक है, और वाइल इंटेस्टाइन पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। तो जो सबसे पहले जो हम लोग खाते हैं तो पहले हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में एचसीएल होता है, एचसीएल के साथ हमारे पास पेप्सिन भी होता है, पेप्सिन एचसीएल के साथ जो प्रोटीन की बड़ी बड़ी चेन है उनको तोड़ के छोटी छोटी में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो प्रोटीन है वो इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन मिलेगा, ट्रिप्सिन क्या करेगा, उस प्रोटीन के छोटे छोटे अमीनो एसिड्स हैं उनमें एक एक करके उनको अलग कर देगा। तो कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड दो पार्ट्स में होगा यहाँ पे। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। ठीक है, तो मिल्क से जो हम लोग दही बनाते हैं वो लैक्टोबैसिलस एंजाइम से होता है। ठीक है, और वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस उसका पीएच चेंज हो जाता है, तो जो प्रोटीन होते हैं वो कोगुलेट हो जाते हैं बेसिकली। तो वो हो गया। ठीक है, तो एंजाइम है जैसे इन्वर्टेज है ये यीस्ट से निकलता है। ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि तुम्हें याद करने पड़ेंगे फॉर योर एग्जाम। ठीक है, बता ही दिया मैंने सारे, बाकी और नहीं बता रहा। अब एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, आई थिंक कि टाइम होने वाला है तो जल्दी निकल काम करता हूँ, जल्दी बताता हूँ मैं।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले जो एंजाइम होता है बहुत ही पहले तो सबसे बहुत ज़्यादा यूनिक होता है, ठीक है। एक तो उसको बनाना बहुत मुश्किल होता है, लैब में तो एंजाइम्स हम लोग प्रॉपर्ली बना ही नहीं सकते। तो एंजाइम्स को हम लोग किसी किसी बैक्टीरिया से या इधर उधर से एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो एंजाइम बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो एंजाइम हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे किसी एनिमल से, या फिर हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोटीन हमें पता है तो उस प्रोटीन का जीन हम लोगों ने काट के माइक्रो ऑर्गेनिल्स के अंदर चिपका दिया और फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिल्स हमें प्रोटीन बना के देते रहते हैं। तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिल्स से ही अपना काम करवा लेते हैं, तो एंजाइम्स हम लोग उनसे ही बनवा लेते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ही यूनिक होते हैं। एफिशिएंसी इतनी होती है कि जो रिएक्शन 4 दिन में होने वाली होती है वो 1 सेकंड में निपटा देते हैं, ठीक है। तो ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये मतलब इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इतने बढ़िया कैटलिस्ट होते हैं कि ये जो रिएक्शन को झटपट कर देता है, ठीक है। लेकिन इनकी रिएक्शन करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम प्रेशर सॉरी पीएच चाहिए होता है। अगर पीएच रिएक्शन का चेंज हो गया तो उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, टेम्परेचर रिएक्शन का कम ज़्यादा हो गया तो रिएक्शन खराब हो जाती है। फॉर एग्जांपल दूध से जब दही हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो उसमें उसका जो पीएच होता है वो सेम रहना चाहिए, तो उसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। पीएच में क्या है कि हमें बेसिकली उसका कोगुलेशन करना है, तो पीएच में जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो ऑटोमेटिकली कोगुलेशन करता रहता है। साथ में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हल्का गुनगुना गर्म होना चाहिए तभी जाके वो दही बनेगा। अदरवाइज अगर तुमने बहुत ठंडे में कर दिया या बहुत ही ज़्यादा गर्म में कर दिया तो जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है और तुम्हारा दही नहीं बनेगा, ठीक है। तो सारे एंजाइम के साथ यही है, रिएक्शन करने के लिए उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है एंजाइम कैटालिसिस इज यूनिक एंड इट्स एफिशिएंसी एंड हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, हाई डिग्री मतलब ज़रा सा भी चेंज रिएक्टेंट में आ गया तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले क्या है, मोस्ट हाईली एफिशिएंट, तो सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम, एक मॉलिक्यूल मिलियन ऑफ रिएक्शंस पर सेकेंड या पर मिनट में कर सकता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है। हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन के लिए जो एंजाइम यूज़ हो रहा है दूसरी रिएक्शन के लिए वो एंजाइम यूज़ नहीं होगा, और अगर रिएक्टेंट में ज़रा सा भी चेंज आएगा तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। सो जैसे एग्जांपल है यूरियस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया, बट ये अमाइड और किसी अमाइड का हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, ठीक है। यूरिया इज ऑल्सो एन अमाइड, तो यूरिया सिर्फ यूरिया एक ही अमाइड है, यूरिया उसी का ही हाइड्रोलिसिस करता है, और कोई और तुम दूसरा अमाइड ला के दे दोगे तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। इट इज सो मच, क्या कहते हैं, वर्ड याद नहीं आ रहा, सिलेक्टिव, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव या बहुत ही ज़्यादा चूजी, ठीक है। आई थिंक ये टाइम हो गया, इसके बाद मैं तुम्हें थोड़ा सा ही बचा है तो वो मैं तुम्हें कल करके बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मुझे लेनी है। किसी को कोई डाउट है? सोनू तुम क्या कह रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। हाँ 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 हाँ, अभी करेंगे उसको, माइक्लस मेंटेन इक्वेशन। ठीक, ठीक।